तो दोस्तों फाइनली आज हम उस प्रोजेक्ट के बारे में बात फिर से करने जा रहे हैं जहां पर इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर भारत के अंदर चर्चाएं काफी तेजी से बढ़ने लगी हैं और इसकी गंभीरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भारतीय वायुसेना के जो पूर्व अधिकारी हैं एक बार फिर से इस पूरे प्रोजेक्ट को रिज्वाइन करने की बातें करने लगे हैं। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये SU-57 फाइलैंड का है जिसको आप FGFA नाम से भी जानते हैं। और फाइनली दोस्तों आज हम FGFA का इतिहास जानेंगे और फाइनली भारत इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर क्यों फिर से कमबैक करना चाहता है। क्या भारत यहाँ पर सच में कभी इस पूरे प्रोग्राम से बाहर नहीं आया था? जो आज तक रिपोर्ट्स हमारे सामने आई थी क्या उनमें कुछ गड़बड़ थी? आज की इस वीडियो में हम पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब आपको बता दें कि SU-57 वो प्रोग्राम है जिसको लेकर एक समय भारत और रूस दोनों काफी ज्यादा उत्साहित थे और इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वर्ष 2007 के अंदर ऑफिशियली भारत और रशिया के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था जहां पर साथ में मिलकर संयुक्त रूप से एक 5th जनरेशन फाइटर जेट को विकसित करने की बात कही गई थी और ये FGFA प्रोग्राम काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था और इसकी चर्चाएं भी काफी ज्यादा चली थी। ऐसे में भारत की तरफ से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और रशिया की तरफ से सुखोई डिजाइन ब्यूरो ने साथ में मिलकर SU-57 फाइलैंड का एक वेरिएंट यहाँ पर बनाने की बात कही थी जो कि भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए बनाया जाना था। न सिर्फ उसका इस्तेमाल भारतीय वायुसेना के द्वारा किया जाता बल्कि यहाँ पर रूस भी इसको बड़ी संख्या में अपनी वायुसेना के अंदर इंडक्ट करना चाहता था। लेकिन ये प्रोजेक्ट जितना आसान लगता था एक्चुअल में वो था नहीं और बीतते समय के साथ साथ चैलेंजेस यहाँ पर बढ़ते गए थे और ऑफिशियली वर्ष 2018 में तकरीबन $8.63 बिलियन की जो डील थी उसे ऑफिशियली भारतीय सरकार के द्वारा होल्ड कर दिया गया था और इस बात की जानकारी रशियन काउंटर पार्ट को भारत के मिनिस्ट्री के द्वारा पहुंचाई गई थी कि अभी भारत इस पूरे प्रोजेक्ट से अपने आप को अलग कर रहा है। और उस समय भारत ने ये कहा था कि अभी रूस इस बड़े प्रोजेक्ट को लेकर खुद आगे बढ़े, आगे चलकर भारत इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर सकता है। दरअसल भारत के द्वारा वहाँ पर क्लियरली ये बताया गया था कि जब रशिया इसको डेवलप करके अपनी सेना के अंदर इंडक्ट करा लेगा या तो तब भारत उसके अंदर एंटर करेगा। यानी कि रिपोर्ट्स का यहाँ पर दावा है कि भारत ने कभी इसके अंदर से ऑफिशियली अपने आप को बाहर नहीं किया था बल्कि भारत ने वहाँ पर कहा था कि अब भारत वहाँ पर इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर सहयोग करने में असमर्थ है और रूस अपने खुद से इस पूरे फाइटर जेट को बनाकर तैयार करे। आगे जब ये एयरक्राफ्ट बनकर तैयार हो जाएगा या फिर रशियन एयरफोर्स की सर्विस में ये एयरक्राफ्ट आ जाएगा तब भारत इसको बड़ी संख्या में खरीदेगा। ऐसे में दो चीजें यहाँ पर थी कि भारत के द्वारा या तो इसको फुली डेवलप्ड खरीदा जाएगा या फिर भारत इसको अपने देश के अंदर यानी कि स्वदेशी रूप से बनाकर तैयार करेगा। और ऐसे में रशिया इन दोनों शर्तों के लिए राजी था क्योंकि रशिया अभी भी भारत के अंदर एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाकर इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने की बातें कर रहा है। ऐसे में दोस्तों अगर देखा जाए तो इसकी जो कॉस्ट और टेक्निकल इश्यूज जो थे वो यहाँ पर भारत को बाहर लेकर आए थे। लेकिन यहाँ पर स्पुतनिक न्यूज की बात माने तो अभी स्पुतनिक न्यूज की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि इस फाइटर जेट ने अपनी वो सारी कमियों को पूरा कर लिया है और फाइनली भारतीय वायुसेना को यहाँ पर मजबूर कर दिया है कि इसके ऊपर वो ध्यान दें। और रूस इस मामले को लेकर कितना गंभीर है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हाल ही में रूस के यूनाइटेड कॉर्पोरेशन द्वारा एक जो पेटेंट है वो यहाँ पर इशू किया गया है और यहाँ पर 5th जनरेशन फाइटर जेट के एक ट्विन सीटर वेरिएंट को बनाया गया है और यहाँ पर ये मानना है कि भारत को देखते हुए इस ट्विन स्वीट फाइटर जेट को बनाया गया है। ऐसे में दोस्तों जब भी यहाँ पर SU-57 फाइलैंड का नाम लिया जाता है तो भारत का नाम सबसे ऊपर आता है। ऐसे में आप मान सकते हैं कि SU-57 एक बहुत ही ज्यादा कैपेबल एयरक्राफ्ट है और कोल्ड वार इलाके में रूस के द्वारा बनाया गया ये एक नया एयरक्राफ्ट है और अभी भी इसके अंदर जो चीजें हैं और भी ज्यादा मॉडिफाई की जा रही हैं। आज इसकी कैपेबिलिटी भले ही बहुत ज्यादा हो गई हो और भारत के लिहाज से काफी सही हो लेकिन यहाँ पर रशिया और भी ज्यादा मॉडिफिकेशन और चेंजेस इसके अंदर कर रहा है। ऐसे में अभी तक रशियन एयरफोर्स की तरफ से इसको बड़ी संख्या में इंडक्ट नहीं किया गया है लेकिन अगर हम रूस की बात करें तो उनका ये कहना है कि ये कॉम्बैट टेस्टेड है और इसको यूक्रेन युद्ध में टेस्ट किया जा चुका है और दावा यहाँ तक किया जा रहा है कि इसका इस्तेमाल उन्होंने सीरिया में भी किया था।
और ये सारी चीजें इस फाइटर जेट को काफी अलग बनाती हैं, क्योंकि रूस का ये दावा है कि ये अपनी कैटेगरी का सबसे मनोरेबल और सबसे ज्यादा कैपेबिलिटीज वाला एयरक्राफ्ट है। ऐसे में यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट की बात यहाँ पर मानी जाए तो रूस के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं उन्होंने अभी भी ये उम्मीद जताई है कि भारत इस प्रोग्राम में उनकी सहायता कर सकता है, लेकिन अभी तक जो यहाँ पर स्टोरीज मॉस्को के साथ रही है उसमें ये संदेह नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर यह है कि भारत फिर से इस प्रोजेक्ट के अंदर एंटर करता है तो भारत रशिया के बीच में जो पेमेंट है वो किस तरह से होगा। ऐसे में आपको पता है कि रशिया के ऊपर प्रतिबंध लगे हुए हैं और रशिया भारत दोनों डॉलर्स में यहाँ पर पेमेंट साझा नहीं कर सकते, इसलिए दोनों अगर रुपए में पेमेंट करते हैं तो यहाँ पर रशिया को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों अब सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय वायुसेना और भारत के अंदर भी अब दो पक्ष यहाँ पर बन चुके हैं, जिसमें एक पक्ष यहाँ पर भारत के इस पूरी डील के अंदर एंटर करने को लेकर समर्थन कर रहा है, वहीं दूसरा पक्ष इस पूरी डील से बाहर रहने के लिए भारत को समर्थन दे रहा है। भारतीय वायुसेना के अधिकारियों का कहना है कि Su-57 अभी भी अपने डेवलपमेंट फेज में है और इसको पूरी तरह से एक मैच्योर फाइटर जेट बनने में एक लंबा समय लगेगा और तब तक भारत इसका वेट नहीं कर सकता। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत का AMCA फाइटर जेट 2032 से 33 तक बनकर तैयार हो जाएगा और तब भारत अपने AMCA फाइटर जेट को अपनी वायुसेना के अंदर इंडक्ट कराएगा। लेकिन अगर भारत Su-57 फाइटर जेट की डील के साथ जाता है तो भारत को इस पूरी डील से कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा, ऐसा कई सारे विशेषज्ञों का मानना है, क्योंकि भारत को ये बहुत ही जल्द सप्लाई नहीं मिल पाएंगे और रशिया इनकी डिलीवरी भारत को 3 साल से पहले तो कतई नहीं दे सकता। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जब रशिया इसकी डिलीवरी देना स्टार्ट करेगा तो 2028 आ चुका होगा और 2028-29 से रशिया इसकी डिलीवरी स्टार्ट करेगा और तब यहाँ पर भारत का तेजस MK2 आ चुका होगा, साथ ही AMCA पर पूरे स्विंग में काम चल रहा होगा। और तब दोस्तों आप समझ सकते हैं कि भारत अपने खुद के प्रोजेक्ट के अंदर ज्यादा ध्यान लगाएगा या फिर भारत Su-57 के ऊपर फोकस करेगा। तो कुल मिलाकर अब देखा जाए तो यहाँ पर दोनों गुटों के बीच में इस तरह की बातें चल रही हैं कि भारत अब यहाँ पर अपने खुद के प्रोजेक्ट के ऊपर सोचना शुरू कर चुका है। और फाइनली यहाँ पर भारतीय सरकार का भी जो फोकस है वो AMCA फाइटर जेट के ऊपर है। और ऐसे में ये सच है कि भारत अपने खुद के प्रोजेक्ट पर ज्यादा फोकस करेगा तो भारत के लिए इसको भारतीय वायुसेना में इंडक्ट कराने में कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन अगर रशिया के साथ ये सिचुएशन बनती है और रशिया के साथ इस डील में भारत जाता है तो यहाँ पर भारत को इसकी डिलीवरी में लेट लतीफी का सामना करना पड़ सकता है। जिस तरह से भारत आज S-400 की डील को लेकर चल रहा है और भारत अभी भी 4th और 5th यूनिट का यहाँ पर वेट कर रहा है, लेकिन आने वाले समय में जब रशिया इसकी 4th और 5th यूनिट को हमें सौंप देगा तो वहाँ पर भारत कुछ पॉजिटिव नोड में आएगा और तब शायद भारत इसके बारे में कुछ सोच और विचार कर सकता है। लेकिन जब तक रशिया के साथ इस तरह की डील्स क्लियर नहीं हो जाती और साथ ही पेमेंट के इश्यू सॉल्व नहीं हो जाते तब तक भारत इसके बारे में नहीं सोच पाएगा। और ऐसे में दोस्तों आपका यहाँ पर इस पूरे टॉपिक को लेकर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर बता सकते हैं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।